guys, this is Ray and welcome back to the new video. I hope you all are doing great. So मेरे को बहुत सारे कमेंट आए कि दीदी मेरे को प्रयागराज आना है और यूपीएससी की तैयारी करनी है। तो एक कमेंट तो मेरे को ऐसा आया कि दीदी मेरे को प्रयागराज आना है, यूपीएससी 2025 का अटेम्प्ट देना है, बट मेरी फैमिली थोड़ी स्केर्ड है। तो आई थॉट कि बहुत ज़्यादा ही कमेंट आया मेरे को, तो आई थॉट लेट्स मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक बिकॉज जब मैं आ रही थी तो मेरे साथ भी ये सारी चीज़ें हुई थी और जिस टाइम मैं प्रयागराज आ रही थी मेरे से रिलेटेड मेरे जाने पहचानने वाला कोई यहाँ पे था नहीं। तो आई थॉट कि ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है और लिटरली मेरे पास टाइम नहीं था, बट मैं टाइम निकाल के इसको बना रही हूँ। अभी टाइम हो रहा है 11:46 रात के। लाइब्रेरी से आया, खाना बनाया, खाया, उसके बाद ये वीडियो बना रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे कोचिंग की। एक एक चीज़ें एक एक बार में कंप्लीट करती हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे कोचिंग की। तो यहाँ पे एक कोचिंग है संस्कृति आईएएस, ध्येय आईएएस, दृष्टि एंड अभी विजन आईएएस आ गई। जीएस स्कोर भी है लेकिन उसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा खास पता नहीं है बिकॉज वो आई थिंक पीसीएस पे शिफ्ट हो गई है। आईएएस के लिए उतना ज़्यादा मतलब उसका वो नहीं मिलता। एंड फिर आते हैं कि फी स्ट्रक्चर क्या है। तो ध्येय की फ़ी आई थिंक 1 लाख के नियर अबाउट है आपको जीएस मेंस के लिए, मतलब जीएस मेंस के सब्जेक्ट के लिए 90,000 के ऑलमोस्ट है। और दृष्टि में अगर आप जीएस मेंस प्लस ऑप्शनल प्लस सी सेट सब इन्वॉल्व करेंगे तो 2,50,000 के अराउंड है। और जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की भी बात भी करेंगे। एंड फिर आता है विजन आईएएस। विजन आईएएस की फ़ी 1,90,000 के अराउंड है जीएस मेंस की, और वो लोग ऑप्शनल नहीं कराते हैं विजन आईएएस। एंड देन अब आता है संस्कृति। तो संस्कृति के बारे में मुझे उतना पता नहीं है, फी स्ट्रक्चर के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता है। तो अब आते हैं कि मतलब कौन सी कोचिंग बेस्ट है। तो बेस्ट की तो मैं अपने पर्सनली नहीं बता सकती बिकॉज किसी को कोई कोचिंग अच्छी लगेगी, किसी को कोई कोचिंग अच्छी लगेगी। तो प्रयागराज में एक अच्छी चीज़ है कि आप हर एक कोचिंग में जाके 3 दिन का आई थिंक ट्रायल ले सकते हो। तो आप जाओ वहाँ पे रिसेप्शन पे और उनको बोलो कि मेरे को ट्रायल क्लासेस लेनी है एंड देन ट्रायल लो। उसके बाद आप समझो कि आपको कहाँ पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्या समझ आ रहा है, देन आप अपने हिसाब से डिसाइड करो कि आपको कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी है। और दूसरा कमेंट ये बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट होता है कि दीदी ऑनलाइन क्लासेस करूँ या ऑफलाइन क्लासेस करूँ। तो देखो दोनों के अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन कोचिंग की। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस करते हो तो आपकी फ़ी ऑलमोस्ट किसी किसी कोचिंग में 30,000 के नियर अबाउट कम हो जाती है, किसी किसी में 20, किसी किसी में 40। तो कोचिंग के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। बट ऑनलाइन कोचिंग में आपकी फ़ी कम लगती है एज वेल एज आपके और ज़्यादा एक्सपेंसेस भी, जैसे रोज आने जाने का जो खर्चा लगता है वो सब भी बचता है। एज वेल एज आपका टाइम बच जाता है बिकॉज जाने में टाइम लगेगा, आने में टाइम लगेगा। तो ये सब अच्छा होता है कि टाइम बहुत ज़्यादा बचता है, प्लस पैसे भी बच जाते हैं, वो पैसे हम कहीं और लगा सकते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन करनी है तो आप दिल्ली की कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे बैठ के आराम से घर पे या फिर प्रयागराज में ही लाइब्रेरी में बैठ के आप ऑनलाइन कोचिंग एक्सेस कर सकते हो। बिकॉज उससे क्या होगा ना कि फोमो का थोड़ा वो हट जाएगा कि आप दिल्ली नहीं गए पढ़ने के लिए, फिर दिल्ली की फैकल्टी आपको नहीं पढ़ा रही, तो वो ईजी हो जाएगा आपके लिए। अब आते हैं ऑफलाइन पे। तो हम सब चाहते हैं कि एक थोड़ा अलग माहौल मिले, लोगों से इंटरेक्शन हो और दोस्त बने, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है। थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू अपनी एज के और लोगों के साथ भी शेयर करने में थोड़ा सा मतलब ये सब फ़ायदा हो जाता है। तो लोग ऑफलाइन कोचिंग भी प्रेफर करते हैं और मेरे हिसाब से अगर आप प्रयागराज आए हो तो ऑफलाइन कोचिंग करनी चाहिए बिकॉज उससे आपको आपको नए नए दोस्त मिलेंगे, नए नए लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आएंगे और एक थोड़ा माहौल मिलेगा। अब आते हैं कि हमें कहाँ पे रूम लेना चाहिए और रूम का कितना खर्चा आता है। तो अगर आप कोचिंग के नियर अबाउट सारी कोचिंग सिविल लाइंस में चलती है, पत्रिका चौराहा से लेके विवेकानंद चौराहा तक। तो अगर आप वहाँ पे रूम लेना चाहोगे तो रूम बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। आप अगर हॉस्टल भी ज्वाइन करोगे तब भी ऑलमोस्ट 10K के ऊपर ही जाएगा, मतलब 10,000 के ऊपर जाएगा। अगर आप पीजी भी लोगे तब भी वही है 10-12। अगर आप रूम लोगे तो थोड़ा और महंगा पड़ जाएगा, आई थिंक 15 पे जाएगा। और रूम काफ़ी छोटे प्लस कंजस्टेड रहते हैं। बट आने जाने के लिए थोड़ा सा ही रहेगा कि आपको ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, पास में ही कोचिंग रहेगी। और अगर आपको रूम थोड़े सस्ते चाहिए तो आपको थोड़ा कोचिंग से पीछे आना होगा। आप राजापुर में रूम ले सकते हो, जो सिविल लाइन का एरिया है एक राजापुर का वहाँ, और एक एरिया है जहाँ पे पानी आता है। तो सिविल लाइन के साइड में जो राजापुर का एरिया है आप वहाँ पे रूम ले सकते हो।
अब आप थोड़ा और पीछे आएंगे तो आप कटरा, एलनगंज, बैंक रोड, और उधर फिर उसके पीछे जाएंगे तो सलोरी। मतलब आप जैसे जैसे पीछे जाते जाएंगे आपका रूम रेंट थोड़ा कम होता जाएगा। रूम रेंट कम होता जाएगा, लाइक आप अगर कटरा तक हो, बैंक रोड तक हो, तब भी आपको एक स्पेसिफिक लाइक 4-5 हज़ार में आपको रूम मिल जाएंगे। आई थिंक 3500 में भी शेयरिंग में रूम मिल जाता है। उस रूम में आपको मैंने पता किया था 3500 में आपको जो है इन्वर्टर भी देंगे और फ्रिज वगैरह भी रहती है, तो 3500 में आपका काम हो जाएगा, शेयरिंग भी रहेगा। और सिंगल के लिए 4-5 तक जाता है। बट अगर आप और इसके पीछे जाएंगे तो आपको लाइक अगर आप सलोरी जाएंगे या फिर बघाड़ा जाएंगे तो वहाँ पे आपको 3500 रुपये में शायद पूरा एक रूम मिल जाएगा, जिसमें आप 2 जन रह सकते हो। तो आई थिंक 1700 करके खर्चा आ जाएगा। तो जैसे जैसे आप दूर होते जाओगे वैसे वैसे आपका रूम रेंट कम होता जाएगा। जैसे सलोरी में रूम रेंट कम है 3500 में, जैसे मैं बता रही हूँ 3500 4000 में आपको पूरा एक रूम अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप 2 जन हो तो शेयर कर लोगे तो 2000 खर्चा आएगा। बाकी बैंक रोड पे थोड़ा सा कॉस्टली है, और अगर आप सिविल लाइन्स में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो आई प्रीफर कि ना आप सलोरी जाओ, अगर आपके पास थोड़ा मतलब पैसे की है वो, तो सलोरी भी मत जाओ और एकदम सिविल लाइन्स में भी रूम मत लो। बैंक रोड के साइड आओ, वहाँ पे आपको अच्छे रूम मिल जाएंगे। प्लस बैंक रोड के साइड मैंने देखा है जो रूम मिलते हैं वहाँ पे आपको इन्वर्टर भी देते हैं वो लोग, और फ्रिज वगैरह भी देते हैं। तो इससे एक चीज़ अच्छा हो जाता है कि लाइट नहीं जाती और फ्रिज रहता है, तो आप अपनी चीज़ें लाइक वेजिटेबल्स ला के रख सकते हो, दूध मिल्क ला के रख सकते हो, तो वो सब अच्छा हो जाता है। बट सलोरी वगैरह में क्या है, वो सिर्फ रूम प्रोवाइड करेंगे आपको, ना तो वहाँ पे बेड रहेगा, ना ही फैन, कुछ भी नहीं रहता, बस ओनली रूम रहता है, उसका किराया 4000 रहता है। तो ये सब थोड़ा देख लेना आप अपने हिसाब से। और एक बात और कि आपको लाइब्रेरी में पढ़ना चाहिए या रूम पे, तो देखो सिंपल है, अगर आपका मन करे तो रूम पे पढ़िए, नहीं तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप कोचिंग भी कर रहे हो तो उसके साथ लाइब्रेरी मत ज्वाइन करो। आई थिंक बहुत ज़्यादा टायरिंग हो जाएगा, बिकॉज यू नो आपकी क्लासेस रहेगी 2-3 घंटे की, कभी कभी 2 क्लासेस भी लग जाएंगी। तो उसके बाद आप रूम पे आओ और फिर लाइब्रेरी जाओ, तो वैसे थोड़ा बहुत मतलब हेक्टिक हो जाता है। अगर आप खुद से खाना वाना भी बना रहे हो तब वो सब कर रहे हो तो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। बाकी आपको जैसे सही लगे, आप अगर आपको लाइब्रेरी ज्वाइन करनी हो तो ट्रायल जाके 1-2 दिन ट्राई कर लो पहले कि आपको लाइब्रेरी में पढ़ने में सही लग रहा है कि नहीं। अगर आपको सही लग रहा हो तो आप लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर सकते हो। तो लेकिन कुछ लास्ट के टिप देना चाहूँगी अपनी तरफ से, दैट अगर आप एबल हो खाना बनाने के तो थोड़ा बहुत ट्राई करो कि खुद से बना खा लो। टिफिन विफिन उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रहती, बहुत ज़्यादा दिनों तक सस्टेनेबल नहीं रहेगी। लाइक अगर आप अपने आप हाथ से खिचड़ी भी बनाओगे तो वो आप बनाओगे, प्लस वो हाइजीनिक रहेगी और अच्छी रहेगी, ज़्यादा ऑयल नहीं रहेगा और आपकी तबीयत ज़्यादा नहीं खराब होगी। आप अपने लिए फ्रूट्स ला के रख सकते हो, कॉर्नफ्लेक्स ला के रख सकते हो, ऐसे ऐसे करके आप अपने लिए चीज़ें ला के रख सकते हो और वो इसको यूज़ कर सकते हो। बट इफ़ यू ज्वाइन पीजी या फिर टिफिन लगवाते हो तो खाना भी अच्छा नहीं आता, उसका भी पैसा जाता है, प्लस आपको जो ये फ्रूट एंड कॉर्नफ्लेक्स मिल्क ये सब आपको अलग से लेना ही पड़ता है। तो आई थिंक कि आप लोग अपने खाना बनाने पे जाओ, मतलब कुछ अपने हाथ से बनाना शुरू कर देना। ओके, द लास्ट टिप आई वांट टू डू रिलेटेड टू प्रिपरेशन, कि आप अगर कोचिंग ज्वाइन कर लिए हो तो जो भी टॉपिक, मतलब अगर अपने आप से ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे हो, आई नो कि ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता पढ़ने का, तो आप जो भी आपकी कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है तो वहाँ पे आपको रिकमेंड करेंगे कि एनसीईआरटी में ये चैप्टर पढ़ना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, तो वो आप आके जो उन्होंने पढ़ाया है उसको एकदम अच्छे से रिवाइज कर लो। अगर आपके पास कोई आपका रूममेट है या फिर आपका छोटा भाई बहन आपके साथ रहता है तो उसको समझा दोगे तो उसको भी थोड़ा समझ आ जाएगा और आपकी थोड़ी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी। एज वेल एज आप थोड़ा ट्राई करना आंसर लिखने का भी, मतलब जैसे अभी तो आपने ग्रेजुएशन किया होगा या फिर 12th पास आउट करके आ रहे हो, तो रफली मतलब कुछ भी ऐसा समझना कि एक आपने जो भी पढ़ा कोचिंग में जो भी लिखा है उसका एक सिनॉप्सिस लिख रहे हो, ऐसे थोड़ा लिखते रहिएगा और बस बढ़ो अच्छे से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मोस्ट रिकमेंडेड सलाह है। ये वीडियो जो भी देख रहे हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, छोटे भाई बहन हो, बड़े हो, कोई भी हो, मैं एक सलाह ये ज़रूर देना चाहूँगी और आई थिंक कि मुझे भी इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। जब मैं अभी तो मैंने एक सर्टेन टाइम क्रॉस कर लिया है, मतलब जो मेरा टारगेट था मैं उसे लैग कर चुकी हूँ। मेरे टारगेट के अकॉर्डिंग तो अभी तक तो मेरे को सिविल सर्विसेज में होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। तो वन थिंग गाइज, आप लोग ध्यान रखना कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करने आ रहे हो, ओनली यूपीएससी की करना। लाइक
प्रयागराज में ऐसा होगा या फिर आपके यहाँ ही ऐसा होगा, आपके रिलेटिव या फिर आपके यहाँ जो भी पढ़ने लिखने वाले होंगे वो ये बोलेंगे कि यूपीएससी करने जा रहे हो ना तो पीसीएस भी कर लो, एमपीएससी भी कर लो, या फिर आरओ की भी भर्ती देख लो, या फिर एसएससी सीजीएल का भी डाल दो, एसएससी का भी डाल दो। तो लिसन, मत मानना किसी की सलाह, कुछ भी नहीं, कि कोई एग्जाम का फॉर्म मत डालना। अगर आप अभी अभी तैयारी करने आ रहे हो तो केवल और केवल पूरा फोकस अपनी पढ़ाई को दो, ओनली यूपीएससी से। क्योंकि मैंने ऐसा बहुत देखा है, मेरी रूममेट के साथ भी ऐसा हुआ है, मेरे साथ तो ना जाने कितनी बार ऐसा हुआ है। और मैं जितने भी लोगों से मिलती हूँ उसमें से आधे लोगों का यही सलाह होता है और मैं उसको सिरे से खारिज करती हूँ, दैट इज कि अरे मतलब सारे एग्जाम देते रहने चाहिए, हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको एक ही एग्जाम देना है, बिकॉज सबका सिलेबस पैटर्न अलग है। अगर आप वो सिलेबस पढ़ने जाओगे तो यूपीएससी वाला सिलेबस लैग कर जाएगा। और यूपीएससी इज द लाइक ये ऐसा एग्जाम है कि अगर आप एक महीने भी इस एग्जाम को छोड़ के किसी और एग्जाम की तैयारी करने जाओगे ना तो कॉन्टिन्यूटी फ्लो और सब आपका सारा पढ़ाई धरा का धरा रह जाएगा। तो आप सिर्फ और सिर्फ आप ये जानो कि मेरे को एक अटेम्प्ट देना है, या फिर जो भी अटेम्प्ट देना है मेरे को एक पूरा अटेम्प्ट यूपीएससी को देना है और किसी भी एग्जाम को नहीं, कहीं भी और अपना माइंड लैग नहीं करना है। बस आप अपनी चीज़ें पढ़ो, आप अपने रिलेटिव्स को या फिर फ्रेंड्स को या फिर दोस्त को, माँ बाप को, जो भी आपको ये बता रहे हैं कि और सारे एग्जाम दो, उनको बॉयकॉट कर दो, उनको बोलो हाँ हाँ दूंगी, बट मत आना। बिकॉज यू नो मैंने मेरे पेरेंट्स की बात बताती हूँ, मेरे फादर हमेशा मुझको कहते थे कि लाइक ये भी डाल दो, पीसीएस का भी डाल दो या फिर एसएससी का भी डाल दो। और मेरे को तब उतना मालूम नहीं था और आई वॉज लाइक कि हाँ चलो डाल देते हैं। और फादर आपके ऐसे बोलेंगे, मदर आपकी या फिर रिलेटिव्स आपके ऐसे बोलेंगे कि बस फॉर्म डाल दो, एग्जाम देने चले जाना, बाकी तो मतलब कुछ नहीं, अगर कोई दिक्कत नहीं। बट जिस दिन आप फॉर्म डालोगे उसके बाद आपके फादर आपको वो बुक भी मंगवा के दे देंगे कि नहीं आप अपना यूपीएससी का पढ़ते रहो, बस कभी कभी इसको खोल के देख लेना जब पढ़ने का मन ना करे। एंड जिस दिन एग्जाम रहेगा ना, जिस दिन एडमिट कार्ड आएगा या फिर जिस दिन एग्जाम रहेगा, उस दिन आपके फादर का फोन आएगा कि लिसन आप जाके दे दो, आराम से देना, मतलब ध्यान से देना, मतलब कोई ऐसा प्रेशर मत लेना। एंड देन आप जाके एग्जाम दे के आओगे, तब तक आपके पेरेंट्स या फिर आपके फादर मदर जो भी है वो आपके पूरे रिलेशन में बता दिए रहेंगे कि आज मेरा बच्चा ये एग्जाम देने गया था। एंड फिर आप एग्जाम दे के आओगे तो वो पूछेंगे एग्जाम कैसा हुआ, जब आप बताओगे कि इतने क्वेश्चन नहीं कर पाए या फिर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, थोड़ा सा पढ़ के जाना चाहिए था। एंड देन आपके सारे रिलेटिव्स का कॉल आ जाएगा, अच्छा लिसन मेरी बुआ के, फूफा के, दादा के, चाचा के बेटे ने भी ये एग्जाम दिया है, उसका इतना नंबर बन रहा है। तो ऐसे ऐसे करके आपका दिमाग खराब कर देंगे। एंड देन फिर जब मेन कहानी वहां पे आएगी ना, जिस टाइम वो यूट्यूब के कुछ लोग ऐसे रिजल्ट का बनाने लगते हैं, इतना नंबर, तो आपके फादर फोन करके बोलेंगे कितने नंबर तक बन जाएगा। जब आप बोलोगे कि कुछ 90, 80, 90, 150 तक भी बन जाएगा ना, तब भी तुम क्वालिफाई कर जाओगी ये एग्जाम और आपका पूरा एकदम मतलब सारे प्रोसेस पे पानी फिर जाएगा। तो पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मेरी बात मान लेना। सो या दैट्स इट आई थिंक। और एक टॉपिक मैं भूल गई थी, आई एम सो सॉरी, दैट वन थिंग दैट कि मेरी फैमिली को डर लगता है कि मैं लड़की हूँ तो वो मुझको भेजना नहीं चाहते। तो आई नो कि डरता है लोग कि बेटी है मेरी कैसे जाएगी बाहर, कैसे रहेगी, लेकिन बिलीव मी आज के टाइम में डर बेटी बेटे सबके लिए है। इवन जो डर रहे हैं, क्या उनको डर नहीं है, वो भी जाते हैं। तो लाइक उनको डर नहीं है कि उनको पता होता है कि हम शाम को घर आ जाएंगे। किसी की लाइफ का कोई श्योरिटी नहीं है कि आज वो सही है तो कल भी सही होगा। तो बस एक ही चीज़ है इस डर को, कि इस डर को हम छोड़ दें, मतलब हम अपने बच्चों में विश्वास रखें, उनको एक अच्छा सा मतलब गाइड करें और समझाएं, और बच्चे भी अपने आप में विश्वास रखें। डर लगता है पहली बार करने में, आप पहली बार निकलोगे आपको बहुत डर लगेगा, आपको लगेगा कितना ज़्यादा क्राउड है, आप घर से अचानक से आ जाओगे, सब आपको रूड लगेंगे, आपको रोना भी आएगा। बट यू नो दैट इज द स्टेपिंग स्टोन। इस पे एक एक कदम चढ़ोगे तभी पता चलेगा, और हर दिन अपने डर से लड़ोगे, एक नए इंसान बनोगे, एक नई पॉजिटिविटी, नई एनर्जी, नई ताकत आएगी। एंड यू नो आपको हर दिन इन सब से लड़ना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तो पेरेंट्स भी जो ये सोच रहे होंगे कि मेरी बच्ची है, इसको, आप अपनी बच्ची को कितना दिन प्रोटेक्ट करोगे, अगर होना होगा कुछ तो हो जाएगा। बट वन थिंग दैट वी कैन डू, अपनी बच्ची को बताओ कि लिसन ऐसा कुछ नहीं होने वाला, यू गो, यू आर द एवरीथिंग। वैसे भी हमारे यहाँ तो लड़कियों के लिए कितनी ज़्यादा मतलब हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, लक्ष्मी, सरस्वती, यू नो एवरीथिंग। सो हमारे लिए यही है कि हम अपने बेटियों को या फिर बहनों को बताएं कि ऐसा कुछ नहीं है, यू कैन गो एनीवेयर यू वांट टू गो, यू कैन रॉक द वर्ल्ड। अपनी बच्चियों पे ट्रस्ट करें, दैट्स इट, यही मैं बोलना चाहूँगी। बाकी स्काई इज द लिमिट, नो स्काई इज नॉट द लिमिट, आई डोंट नो, लिमिट कुछ रह ही नहीं गई है, सब कर रहे हैं। सो I hope
आप सब अच्छा करें। सो या दैट्स इट, बाय। अगर कुछ और हो तो कमेंट में पूछना, उसका भी रिप्लाई करूंगी। बाय बाय।